जय हिंद। पिछले कुछ दिनों से वीडियो आने में लेट हो गए थे, एक्चुअली एग्जाम्स आ गए थे तो कुछ किताबें लिख रहे थे, उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया था। तो अब हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि पिछले दिन में क्या क्या वर्ल्ड में क्या क्या घटनाएं हुई थी। जैसे नाइजीरिया में क्या हुआ, नाइजर में क्या हुआ था, फिर ये किसान इतना विद्रोह क्यों कर रहे हैं, आखिर इसमें क्या इसमें सच्चाई है, और NTPC ग्रुप डी सबका जो एग्जाम डेट है उस सब के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं अफ्रीका। मानव जाति का पालना कहा जाता है। ये अंध महाद्वीप, दुनिया का ऐसा महाद्वीप जहाँ पे जो चारों गोलार्ध में उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम में या कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा तीनों रेखाएं गुजरती है। इसका विकास दर बहुत धीमा है इस पूरे महाद्वीप का, इसलिए इसे अंध महाद्वीप, अंधा महाद्वीप कहते हैं। इसे काला इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे गर्मी ज्यादा पड़ने की वजह से लोग काले हो जाते हैं। इसमें एक देश है नाइजर। यहाँ एक बार क्वेश्चन पूछा था किस नदी को, यहाँ एक नदी है नाइजर नदी, उसे क्या कहते हैं? पाम नदी कहते हैं, कि वहाँ पाम के पेड़ होते हैं जिसका ऑयल बनता है, पाम नदी। तो इसकी राजधानी नियामी है। यहाँ पर एक भारत ने एक बिल्डिंग बनाया था जिसका नाम था महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर। ये महात्मा गांधी के 150वें जन्मदिन जयंती के अवसर पर 2019 में बनाया गया था। ये इतनी बड़ी जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये भारत ने बनाया था। इसका उद्घाटन भी किया गया था हमारे विदेश मंत्रालय द्वारा। अब इसमें क्या था, यहाँ पर एक बैठक हुई OIC की, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन। इसमें इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। 57 देश है। अभी दुनिया में देख रहे हैं ना, ये अफ्रीका के मेनली देश हैं, ये मिडिल ईस्ट वाला हो जाएगा, इंडोनेशिया यहाँ से यहाँ, बांग्लादेश, ये सब कुछ देश है सब। इन लोग की बैठक हुई। अब इस बैठक में क्या पारित कर दिया इन लोगों ने, हद देखिए। जिस बिल्डिंग में इनकी बैठक हो रही है, इस्लामिक देशों की बैठक, ये बिल्डिंग किसने बनाया है? भारत ने बनाया है। और इसी बिल्डिंग में बैठ के इन लोगों ने ये पारित कर दिया कि भारत ने जो कश्मीर में धारा 370 हटाया है और 35A हटाया है, ये गलत है, इसे वापस लाया जाए। तो पहले तो हम ये बता देते हैं कि इनके चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो अब भारत ने भी इसका प्रत्युत्तर दे दिया है कि भैया ये हमारा डिसीजन है, हम 370 लगाएंगे, किसे केंद्र शासित बनाएंगे, ये हमारा डिसीजन है, किसे डोमिसाइल देंगे, किसे नागरिकता देंगे, ये हमारा है, आप क्या लिए इंटरफेयर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान के लिए ये तो एक अच्छी खबर है। दूसरा, इन लोग के ऊपर थोड़ा सा इनमें क्या है कि अभी जो इसके बाद जो 2020 आएगा तो हर जगह देखा जाता है अमेरिका की दिलचस्पी। अमेरिका की दिलचस्पी को अगर देखेंगे तो जो बाइडेन पहले ही वो 370 के खिलाफ है, और रूस भी अब हम लोग के ज्यादा मतलब उतना फेवर में नहीं आने वाला है। फिर भी इन लोग के कहने से कुछ नहीं होगा। इन लोग का कहना है कि भारत कश्मीर में जुल्म करता है, जबकि अगर आप देखेंगे इन लोग का ये कह रहे हैं कि वापस लाइए यहाँ पे। जबकि भारत ने जब इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया था तो बड़ा सोच समझ के बनाया था। आप इस नक्शा को देख के आपको लगेगा कि 2 भाग में बांट दिया, ऐसे नहीं बांटा गया था। देखिए, ये वाला येलो वाला एरिया जो था ना, पहले ये जम्मू था, और ये वाला एरिया कश्मीर था। ये एरिया क्या था? कश्मीर था। और इधर वाला ये कश्मीर था और ये लद्दाख था, ये था जम्मू आपका। ठीक है, ये तो POK हो गया। इधर वाला अक्साई चीन था, तो उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। ये लद्दाख था। लद्दाख में तो कभी आतंकवादी घटना होती ही नहीं थी, और ये जम्मू में बहुत कम होती थी, वो वैष्णो देवी वगैरह जाते वक्त में। मेन जो एरिया था वो कश्मीर था, यहीं पर आतंकवादी ज्यादा होते थे सब। और पाकिस्तान ने इतना नहीं इंटरनेशनल मंच पे कश्मीर 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 बोला है कि लोगों के दिमाग में कश्मीर भर गया है। इसलिए गवर्नमेंट जानबूझ के ऐसा नक्शा बनाया कि कश्मीर को ही खत्म कर दिया नक्शा से, इसको बना दिया लद्दाख। अब लो भैया, ये ब्लू वाला लद्दाख है, और इसका नाम रख दिया जम्मू कश्मीर। जो जम्मू था उसके नाम में एक और जोड़ दिया, जम्मू कश्मीर, और इधर बना दिया लद्दाख। रियलिटी में कश्मीर गायब कर दिया। अब देखिए, सारी आतंकवादी घटनाएं यहीं होती हैं। आप जान के ताज्जुब करेंगे, करगिल यहाँ पर है, ये रहा हमारा करगिल। तो करगिल भी कश्मीर में लड़ाई हुई थी। तो जितनी आतंकवादी घटनाएं होती हैं वो सब कहाँ होगी भैया? कश्मीर में होती थी, और अभी भी वही हुई। लेकिन अब क्या है कि भारतीय मीडिया जब इसे छापेगा तो क्या लिखेगा? कश्मीर में गोलीबारी हुई? नहीं, लद्दाख में हुआ। कहाँ इनकाउंटर हुआ? लद्दाख में। कहाँ हुआ? लद्दाख में। अब जो पाकिस्तान चिल्लाता था कि कश्मीर में मारा जा रहा है, यहाँ मारा जा रहा है, अब तो चिल्ला ही नहीं पाएगा क्योंकि लद्दाख में हुआ जा रहा है। वो इंटरनेशनल मंच पे जाके कहेगा कि लद्दाख में गोली मारा गया है, तो वो पूछेगा UN वाला ये क्या है, नया चीज कहां से लाया? कहा नहीं, वो कश्मीर का ही भाई है। अरे भैया, हम लोग जो, हालांकि ये बात हमें नहीं बोलना चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट बड़ा सोच समझ के ये बनाई थी, इस पे ध्यान नहीं जा रहा था। हालांकि हम क्या करें, एप्लीकेशन में तो पढ़ाना था तो पढ़ाई दिए थे वहां पर। खैर, पाकिस्तान जानी हो जाएगा तो क्या कर लेगा, कौन सी कर लेंगे वहां पर, बहुते लड़ाई लड़े हैं, एक और लड़ेंगे। ये तो होने वाला नहीं है कश्मीर उनका। लेकिन भारत की स्ट्रेटजी यही थी, कश्मीर को गायब करने वाला। आपको अंदाजा भी नहीं लगा होगा, अमित शाह ने नक्शा से कश्मीर गायब कर दिया, जम्मू को बना दिया जम्मू कश्मीर, उधर लद्दाख, कश्मीर गायब वहां पे। रियलिटी यही है यहाँ पर।
अब उनका कहना है, पाकिस्तानियों का कहना है या फिर ओआईसी का कहना है कि भारत कश्मीरियों पे जुल्म करता है, गोली चला देता है, इनकाउंटर करता है। देखिए ये बात, हम लोग वहाँ गोली चलाते हैं, सेना काम करती है, केवल और केवल इसलिए गोली चलाते हैं लोग क्योंकि वो लोग कहते हैं कि हम भारत में नहीं रहेंगे। ये हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हाँ, उनका ये कहना है कि अन्य राज्यों में गोलियां नहीं चलती हैं, सेना वहां नहीं मारती है। हम गारंटी लेते हैं कि भारत का कोई अन्य राज्य 2800 में से कहते हैं कि किसी में इतनी हिम्मत हो गई है, चाहे वो मोदी जी का अपना गृह राज्य क्यों ना हो, गुजरात, जरा एक बार ये नारा लगा के देख ले तो कि हम भारत से आजाद हो जाएंगे, भारत हमें कुछ नहीं करता है, हमें आजादी चाहिए, वहां भी गोली चलने लगेगी और वहां भी सेना मारेगी और पूरे भारत के लोग वैसे ही उसका विरोध करेंगे जैसे कश्मीर का करते हैं। लेकिन वो लोग कभी कहें, देखिए हमारी कुछ आंतरिक समस्याएं हैं, हम उससे सुलझ सकते हैं, नक्सल वाले भी हैं, लेकिन वो ही नहीं कहते कि भारत से आजाद होंगे। वो गवर्नमेंट की नीतियों का विरोध करते हैं कि यहाँ प्राइवेट नहीं होना चाहिए, यहाँ आदिवासियों का होना चाहिए। हमें सब चीज पसंद है लेकिन देश से ज्यादा कुछ पसंद नहीं है। तो ये हमारी नीति है। कश्मीर में धीरे धीरे हम लोग भी बहुत साइलेंटली, हम बहुत बेहतरीन ढंग से बढ़ रहे हैं कि कश्मीर में जितने आतंकवादी हैं, भारतीय सेना उनको घेर लेती है। जब गोलियां खत्म हो जाती है तो प्यार से भारतीय सेना उन्हें कहती है वापस आ जाओ। जब तक इनके पास गोली रहती है तब तक चलाते हैं और उसके बाद जब इनके सामने मौत खड़ी हो जाती है तब इनको समझ में आता है 70 हुर तो दिखी ही नहीं, तो मौत दिख रही है। लेकिन भारतीय सेना वहां भी रहम दिल दिखाती है, चाहती तो इनको मार देती, लेकिन इनके समझा उमझा के इनके माँ बाप को दे देती है। माँ बाप भी बेचारे क्या करेंगे, कोई चाहेगा कि मेरा बेटा आतंकवादी बने, लेकिन इनको बहका के माइंड वॉश करके ले दिया जाता है। तो अब धीरे धीरे भारतीय सेना भी कश्मीरियों के दिल जीत रही है और इधर रेलवे कनेक्टिविटी बढ़ा रही है। चाहे वो चिनाब ब्रिज हो, ये डबल स्टेज पे है, ये दुनिया का सबसे ऊंचा हो जाएगा। अंजी घाटी ये सिंगल पिलर का है, यहाँ पर ये इस पे अलग वीडियो बनाएंगे। तो इससे क्या होगा, कश्मीर में विकास ज्यादा हो जाएगा और जब वो मुख्य धारा में मिल जाएंगे ना तो धीरे धीरे आने वाले 25 से 30 साल में आप देखिएगा कश्मीर हमारे अन्य राज्यों की तरह हो जाएगा और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, वहां के लोगों के लिए भी अच्छी बात है। आप खुद देखिए ना, आगरा के लोगों की जिंदगी बदल दिया ताजमहल ने। लोग घूमने जाते हैं, वहां की बिजनेस चलता है, सब चीज। कश्मीर में इतना अच्छा घूमने का जगह, लेकिन फिर भी लोग अशांति की वजह से नहीं जाते हैं। तो धीरे धीरे ये चीजें होंगी। भारतीय सेना बहुत अच्छा से कर रही है। जो दुश्मन है उनको गोली से, और जो हमारे अपने लोग हैं बहक गए हैं, उन्हें ये दिखा देना है कि देखो हमारा, तुम्हारे पास भी बंदूक था, हमारे पास भी था, लेकिन हम चाह के भी तुम्हें मार सकते थे लेकिन नहीं मारे। तो पाकिस्तान कहता है कि इन्हें मार दिया। भैया ये क्या पूजा करने आए थे लोग? ये तो हमारी सेना की रहमी थी, समझ में आ रहा है कि नहीं? और पाकिस्तान को अगर मुसलमानों की इतनी ही परवाह है, पाकिस्तान वाले क्या कहते हैं, जानबूझ के इंडिया में ना उल्टा सीधा स्टेटमेंट देते हैं कि हम ऐसा परमाणु बम मारेंगे जो मुसलमानों को छोड़ के गिरेगा। अरे भैया, परमाणु बम को पता है क्या कि हिंदू है कि मुसलमान है? यहाँ पे सबको मारेगा। वहां पे अजब हाल है। गधा क्या बोलता है कि हम टेक्टिकल मिसाइल मारेगा। अरे भैया, टेक्टिकल मिसाइल की दूरी बहुत कम होती है, मारोगे तो इस्लामाबाद से लाहौर में आके गिर जाएगा। एक गधा। और तुम्हें इतना ही परवाह है तो चाइना के बारे में एक बार बोल के देखो। तो चाइना के उगर मुसलमानों को वहां पे मौलवी लोग को नचवाता है। देखिए डांस करा रहा है वहां पे, पनिशमेंट है कि टोपी पहन के डांस करिए। मौलाना साहब यहाँ पर लड़कियों के साथ नचवाता है, मुंह में इस देख लीजिए चाइना का झंडा देखे। एक बार बोल दीजिए जरा, चाहे ओआईसी एक बार रिजोल्यूशन पास कर दे कि इन मौलवियों को नहीं नचवाना चाहिए। कितना गलत लगता है। यहाँ पे डांस हराम है मुसलमानों में, जिस तरह से मतलब शराब हराम है, ये सब चीजें हराम मतलब समझते हैं, टोटली रिस्ट्रिक्टेड। ये नचवा देता है। लेकिन एक बार ओआईसी बोला, सऊदी अरब बोला, पाकिस्तान बोला, नहीं, वहां लड़कियों का शर्ट काट दिया जाता है सरेआम। अगर घुटना से ऊपर पहनना है, मतलब यहां तक आधा जांग इतना, यहां पर थोड़ा, एक भी ओआईसी के 57 देश में किसी एक की हिम्मत है चाइना के बोल दे। तो ये सेलेक्टिव नीति क्यों? आपकी नीतियां अगर चाइना के खिलाफ भी वही रहती, भारत के खिलाफ भी वही रहती, तो हम समझ में आते कि नहीं आपका मतलब कोई और है। लेकिन आप तो एक एजेंडा थोप रहे हैं, धर्म की आड़ में भारत का विरोध कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी होगा। हम आतंकवाद के खिलाफ है, पूरी दुनिया में जहां भी आतंकवाद होता है हम डट के खड़े रहते हैं, हम कहते हैं ये गलत है। ऐसा थोड़ी हो जाता है कि रूस में, चेचन्या में आतंकवाद होगा तो हम कहेंगे नहीं अच्छा है, अच्छा है, और कहीं और बलूचिस्तान में होगा तो कहेंगे गलत है। नहीं, हम हर जगह एक स्टैंड पर रहते हैं। एक बार ओआईसी की हिम्मत नहीं है उनकी कि एक बार चाइना के उगर मुसलमानों के खिलाफ बोल सके। इनको कुरान भी पूरा नहीं पढ़ने देता है, 30 पारा में से छाट देता है, मत पढ़ो वहां पर, इस तरह से करो। वहां पर जेल में बंद कर रखा उगर मुसलमानों को। देखिए भारत के सामने आने वाले समय में तो कश्मीर को लेकर थोड़ा सा समस्या होगा। और अगर इसकी सबसे बड़ा वजह क्या है कि हम लोगों ने पाकिस्तान को छुट्टा छोड़ दिया। पाकिस्तान में दो तरह की शासन चलती है। पहला कि वहां की आर्मी चाहती है, आर्मी नहीं चाहती है कि युद्ध कभी खत्म हो, क्योंकि अगर युद्ध खत्म हो जाएगा तो पीस टाइम में आर्मी को कोई नहीं पूछता है। देखिए हम सबको अपनी सेना से प्रेम है, लेकिन याद रखिए जब पुलवामा में अटैक हुआ था तो हम लोग का प्रेम 7वें आसमान पे पहुंच गया था। तो सेना जब लड़ती है ना तो एक इमोशनल अटैच हो जाता है उसके साथ, इसलिए सेना चाहती है हमेशा लड़ाई हो। और पॉलिटिक्स के पास तो कुछ है नहीं। इमरान खान के पास क्या है पॉलिटिक्स के नाम पर? 3 पत्नी
और अब उसके बाद क्या बच गया, कश्मीर, हम कश्मीर को वापस लाएंगे वहां पे। तो भारत को भी बलूचिस्तान का इशू को भयानक ढंग से उठाना चाहिए। बलूचिस्तान बलूचिस्तान पाकिस्तान का नहीं है, और ये हमारे लिए नहीं, ये तो खुद पाकिस्तान के लोग कहते हैं। देखिए ये पाकिस्तानी लोग हैं, बलूचिस्तान की हैं, ये औरतें वहां सड़क पर निकली गई, इनके हस्बैंड को मार देते हैं सब यहाँ पर। वहां रेप नहीं होता है, वहां नहीं गोली मार देता, हेलीकॉप्टर से गोली चला देते हैं। बलूचिस्तान का खुद नेता, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक का स्वागत किया था और इन्होंने कहा था कि बलूचिस्तान में भी 2-4 ठोकर दो, और जरूरत पड़ेगा तो कर भी देंगे। क्योंकि भारत सरकार को ज्यादा फोकस बलूचिस्तान पर करना चाहिए, इससे हमको एक तीर से 3 निशाना होगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहां से सीपीईसी सड़क आ रही है ग्वादर बंदरगाह तक, तो चाइना की ये कनेक्टिविटी टूट जाएगी, ग्वादर बंदरगाह पे उसका करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। और भारत जो इधर बाहर से अफगानिस्तान में एंट्री मारता है, उतना लंबा क्या जरूरत है। अगर बाय द वे बलूचिस्तान क्या हो जाएगा, आजाद हो जाएगा, तो हम लोग यहीं से सीधे अफगानिस्तान में घुस जाएंगे यहां से, और बेहतरीन ये पाकिस्तान के लिए होगा, आजाद कर दे। रीजन क्या है कि अगर पाकिस्तान का पूरा नक्शा देखेंगे तो देखिए ये पाकिस्तान है और ये वाला एरिया बलूचिस्तान है, ये मैच कर जाता है। आप देख लीजिए किसके साथ मैच करता है। हमारे यहाँ लिखा है इफ यू डोंट बिलीव सी ऑन द गूगल, आप देख सकते हैं। अच्छा से देखिए यहाँ पर। अब हम तो पाकिस्तान को कहेंगे भैया ऐसा दिखने से अच्छा है कि तुम बलूचिस्तान को आजाद कर दो। अब देखिए बाय द वे उसने बलूचिस्तान को आजाद कर दिया तो ये एरिया उसका कट जाएगा, ये वाला एरिया ठीक ठाक दिखेगा, कर देना चाहिए उसको मेरे ख्याल से। समझ में आ गया नहीं आ गया? अब अफ्रीका का एक और देश है नाइजीरिया। नाइजीरिया नीचे है, ये यूपीएससी में एक बार कुछ क्वेश्चन पूछा था, नाइजीरिया का तट कौन सा है, तो वहां एक तट है जिसका नाम है बेनिन बाइट और बन्नी बाइट। देखिए चंद्राकार कोस्ट को ऐसे चांद की तरह रहता है ना, तो इसे हम लोग बाइट कहा जाता है। तो एक बन्नी बाइट है, ये बेनिन बाइट है, ये बन्नी बाइट और बेनिन बाइट याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। तो ये नाइजीरिया है, नाइजीरिया है, भारत से इसका अच्छा संबंध है, लेकिन यहाँ एक आतंकवादी संगठन है बोको हरम। इस आतंकवादी संगठन की वजह से यहाँ की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। यहाँ के कुछ किसान जो थे यहाँ पर अपने काम के लिए जा रहे थे, लेकिन उन लोगों ने किडनैप करके किसानों को बहुत यातना दे रहे थे। लेकिन किसानों ने एक दिन क्या किया, पलटवार करने के लिए इन्हीं लोग को बंदी बना लिया। जब पता चला इन लोग को, तो बाकी हर जगह के बोको हरम के आतंकवादी जो थे इन पर आकर धावा बोल दिए और 110 किसानों को मौत के घाट उतार दिया, पूरी तरह से मार दिए। यहाँ पर बहादुरी देख लीजिए। बोको हरम का अर्थ होता है कि पश्चिमी सभ्यता का त्याग देना। वो कहते हैं कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी को छोड़ दो, मॉडर्न सभ्यता को छोड़ दो, मतलब जीन्स मत पहनो, टी शर्ट मत पहनो। तो ये भैया ये जो बंदूक तुम चला रहे हो ना, ये भी अंग्रेजों की खोज की हुई है, इसको भी छोड़ दो। जो दवाई खोजते हैं ना ऐसे गोली लगने पे, उसको भी छोड़ दो भैया, वो भी वेस्टर्न कल्चर है। जो मोबाइल पे बतियाते हो ना, तुम्हारे अब्बा नहीं खोज किए थे, उसी पे बतिया तुम, चिट्ठी कबूतर जा 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 ना। इनको सारी वेस्टर्न कल्चर कहाँ दिखती है, लड़कियों के पहनावे पे। लड़कियों को स्कूल नहीं जाना चाहिए, और लड़की अगर किसी जेंट्स डॉक्टर से दिखा लेती है तो उसको गोली मार देता है, क्योंकि लेडीज डॉक्टर से देखो, अरे भैया तुम उसको स्कूल जाने नहीं दे रहा है, तो लेडीज डॉक्टर कहाँ से ऊपर से आएगी, नहीं ना। इनको कौन समझाए यहाँ पर बोको हरम को। अब भारत को इसका एकदम रिजिड ढंग से विरोध करना चाहिए। क्यों? क्योंकि नाइजीरिया जो है, चाइना जो है कोस्टल एरिया यहाँ पर पूरा अपनी पकड़ बैठाते जा रहा है धीरे धीरे। तो भारत को यहाँ से अगर संपर्क हो जाएगा तो हम नाइजीरिया के रास्ते अफ्रीका में बहुत अच्छा इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर नाइजर में हमने कन्वेंशन बनाया है। तो धीरे धीरे यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ये पेट्रोलियम वगैरह के भंडार है। और हमारे पास तो एक और रास्ता है ना, हमारा जो ये नाइजीरिया में व्यापार बढ़ाने के लिए हमारा इंसास राइफल जो था, ये अब उतना सक्सेस नहीं हुआ, क्योंकि ये ठंड में जाम हो जाता है। इसकी मैगजीन जो होती है ना, फाइबर की बनी है, टूट जाती थी। यहाँ पर इसमें कंट्रोल बर्स्ट फायर था, एक सिंगल राउंड था, एक ट्रिपल राउंड था, एक ब्रस्ट फायर था। तो लोगों को कहना था ट्रिपल राउंड पे करते थे ना तो 3 गोली निकलनी चाहिए, एक सिंगल कॉक पे तो पूरी निकल जाती थी। तो करगिल में बहुत समस्या थी, इसलिए भारतीय सेना इसे रिजेक्ट कर रही है। लेकिन देखिए ये युद्ध में भले 100% ना उतरे, लेकिन आतंकवादियों से निपटने के लिए तो एक नंबर है। तो इसको भारत को इसको आराम से नाइजीरिया को भेज देना चाहिए। बख्तरबंद जो गाड़ी है वो किसको भेज देना चाहिए, नाइजीरिया को भेजना चाहिए। और हर चीज की कुछ न कुछ कमजोरी होती है। इन आतंकवादियों की कमजोरी क्या है, जहां पश्चिमी सभ्यता है ना, वहीं पे ये भड़केंगे। तो इनको एक क्या करना चाहिए, भारतीय सेना को कुछ ऐसे एरिया बनाना चाहिए जहां पे इनकी मजबूत अच्छी हो जाए। यहाँ के लोगों को, यहाँ की सेना को ट्रेंड करके, ये हथियार देके, ये बख्तरबंद गाड़ियां देके हमेशा ट्रेंड कर दे। और उस एरिया में नाच गाना डीजे जहां करेंगे नहीं, भड़क जाएगा, ओ माय गॉड नाचता है, तुम यहाँ पे मारेंगे, तुमको आएगा तो धुन दीजिए यहाँ पे। अगर भारत इसको छोड़ेगा तो ये भारत के लिए बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी सेना के पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं कि हम अपने हथियार अमेरिका, चाइना ऐसे बड़े देश को बेच सकें। छोटे छोटे देशों को बेचेंगे। और हमको क्या है, रिजेक्ट करने से अच्छा है कुछ दाम तो निकल जाएगा भैया, क्या दीजिए, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। देखिए बात करते हैं किसान आंदोलन की। तो किसानों की क्या मांग है, ये सारा वीडियो हम बना दिए थे।
डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, A to Z मांग के बारे में बता दिया। लेकिन कुछ ऐसी घटना हो गई जिसकी वजह से हमको इस पर दोबारा वीडियो बनाना पड़ा। देखिए मेन चीज़ क्या है कि लोग इस किसानों का एक ही कहना है कि हमको MSP चाहिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और वो भी रिटेन में। गवर्नमेंट कह रही है कि भैया हम रिटेन, मतलब ये गवर्नमेंट आनाकानी कर रही है जो भी MSP पे। गवर्नमेंट का कहना है कि MSP खत्म नहीं होगा, लेकिन इन लोग को डर है कि जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन आएगा तो MSP खतरे में हो सकता है। ये जो गवर्नमेंट इंडिया में लाने जा रही है ये ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में फेल हो चुका है। अब किसान को जो MSP मिलता था, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो हरियाणा और पंजाब के किसानों को ही मिलता था। बाकी यूपी, बिहार, महाराष्ट्र के किसान लोकल व्यापारियों को बेच देते थे, जबकि ये लोग मंडी यानी आड़ती में ले जाते थे, जिस वजह से ये लोग ज़्यादा विरोध कर रहे हैं। अब इन लोग को मारा जा रहा है। अब ये लोग क्या किए, हाईवे वगैरह को भी बंद कर दिए यहाँ पर। अब अलग अलग की लोग इसमें अफवाहें भी उड़ा रहे हैं कि ये लोग मारपीट ज़्यादा कर रहे हैं या फिर इनमें खालिस्तान के नारे लग रहे हैं यहाँ पर। अब इन लोगों को पुलिस ने क्या लगा दिया, धारा 144 लगा दिया कि भाई आप एक जगह भीड़ में इकट्ठा नहीं हो सकते, कोरोना लगा है, ये लगा है। तो इन लोगों ने क्या किया, इसमें 2 का गुणा कर दिया। 144 में 2 का गुणा करेंगे ना तो 288 हो जाएगा। किसानों ने कहा कि भैया ये मेरा 288 धारा है, धारा 288, देखिए धारा 288 लागू है। समझ में आ गया कि नहीं है? इनका कहना है कि जब तुम 144 लगाते हो तो पुलिस घूम सकती है, पब्लिक नहीं घूमेगी। तो हम लोगों ने लगा दिया 288। अब ये एरिया हम लोग का है, यहाँ पुलिस नहीं आ सकती है। ऐसा किसान यूनियन ने कई बार कर चुके हैं यहाँ पर। अब ये बहुत उग्र रूप ले रहा है। और इसमें सबसे दुखद घटना कब हुई, जब लोग कहें कि ये लोग खालिस्तान की मांग कर रहे हैं। ये दूसरी पार्टियों के चढ़ावे पे आ गए हैं। ये मतलब भारत के मतलब अलग मंसूबे वाले लोग हैं। और हमको जान के बड़ा ताज्जुब हुआ कि जो विरोध कर रहे थे लोग, उनका बेटा जम्मू कश्मीर में शहीद हो गया। सुखवीर सिंह पाकिस्तानी गोली से शहीद हो गए और इनके पिताजी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमको खून इसी बात पर खौल गया कि किसी शहीद का बाप अगर प्रोटेस्ट कर रहा है, और जब इनको खबर मिली तो इन्होंने क्या कहा, भारत माता की जय। अब इसको अगर आप कहेंगे कि नहीं ये आतंकवाद है, ये गलत है, या किसी के चढ़ावे में है तो गलत है। खैर सरकार ने कहा है कि इनकी बातों को हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देंगे। गवर्नमेंट ने भी बोला है कि इसकी बातों को ध्यान से समझा जाएगा। अब गवर्नमेंट का कहना है कि कोरोना जो है, कोरोना में आप भीड़ मत इकट्ठा कीजिए। अभी बिहार का इलेक्शन खत्म हुआ है, ये बिहार की भीड़ है, देख लीजिए इलेक्शन में जो किसानों पर नियम लग रहा है कि कोरोना है, तो इस भीड़ में कोरोना का नियम नहीं लग रहा था कि किसानों के लिए था। अर्बन नक्सल हो गए सब, मतलब अलग अलग टाइप के बोला जा रहा है, ताकि ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि किसान आंदोलन नहीं है। अब कुछ मैसेज फेसबुक वगैरह पे दिया जा रहा है कि किसानों का नहीं है बल्कि इस पे खालिस्तान, जबकि भारत से खालिस्तान का मूवमेंट खत्म हो चुका है। ये विदेश में है, थोड़ा लंदन में है, थोड़ा कनाडा में। भारत में खालिस्तान की मांग नहीं है। और खालिस्तान की मांग रहती ना तो एक छोटे से पंजाब में 2-2 सेना के रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट, खालसा रेजिमेंट। और कौन सा युद्ध भारतीय सेना ने नहीं जीता है जिसमें सिखों के खून न बहे हो वहां पर बहादुरी के, चाहे वो गलवान में अभी भी डटे हुए थे सब। तो ये गलत तरीका था बताने का। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो पता नहीं क्या एक मीडिया में इस तरह से हो रहा है। जैसे हम आपको थोड़ा सा पिछला बात बताते हैं। अभी कुछ दिन पहले हाथरस मामला हुआ था, वो क्या सही था क्या गलत, उस पर जांच बैठ गई है। SIT CBI जांच करेगी, जो गलत है वो गलत रहेगा, जो सही है उसको कोई मिटा नहीं सकता है। उसी वक्त कहा गया था कि 100 करोड़ की फंडिंग आई है मॉरिशस से। वो 100 करोड़ रुपया कहाँ गया? अगर रियल में 100 करोड़ आया था तो 100 करोड़ हाथरस के विकास पे लगा दीजिए, वहां पे एयरपोर्ट, यूनिवर्सिटी सब बन जाएगा। नहीं, वो पैसा केवल व्हाट्सएप पे आया था, व्हाट्सएप पे रह गया। केवल उस समय उस न्यूज को मैनिपुलेट करने के लिए था। वो न्यूज क्या थी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो जिस तरह से उस न्यूज की सत्यता की जांच हो रही थी ना, कि क्या मामला सही था क्या गलत था, वो 100 करोड़ रुपया कहाँ गया इसकी कोई जांच नहीं हो रही। वो एक फेक न्यूज था। क्योंकि अगर था तो 100 करोड़ का ऐलान कर दीजिए कि हाथरस के विकास में 100 करोड़ लगेगा। कोझिकोड विमान दुर्घटना, कोझिकोड विमान दुर्घटना पर हम वीडियो बनाए थे, बहुत से रिसर्च करके। हम खुद तो पायलट है नहीं, 2-4 लोगों से संपर्क में, यूट्यूब पर आने के बाद से हमारे भी 2-4 लोगों से संपर्क हो गई, तो उन लोगों से बात कर करके बनाए। तो हम बड़ा रिसर्च करके वीडियो बनाए थे। वीडियो के बाद ऐसा बात आने लगा कि भैया ये विमान दुर्घटना का मुख्य कारण क्या था। इसके चारों ओर 37 मस्जिद थी सब। हमको एक बात का डाउट हुआ कि इतना बड़ा रीजन हमसे छूट कैसे गया। क्योंकि हम, आप जानते हैं मेरा कोचिंग का नाम खान GS रिसर्च सेंटर है। तो रिसर्च सेंटर हम बिना रिसर्च किए हम कैसे बना दिए। हम गलती ठहरा दिए कि रनवे के आगे खाई था जबकि आगे ये था। तो हम इस पे रिसर्च करना चालू किए, वहाँ के लोगों से संपर्क किए, सैटेलाइट इमेज दिए। तब हमको पता चला कि भाई साहब वो रनवे तो इस टाइप का था। देखिए तो यहाँ पर जहाज यहाँ गिरा है। अगर यहाँ से यहाँ तक 100 करोड़ की लागत थी ये भरने की मिट्टी, यह 100 करोड़ की लागत थी। अगर 100 करोड़ रुपया लग दिया जाता ना तो ये जो विमान यहाँ गिरा है यहीं आके अटक जाता, नहीं गिर सकता था। उसके बाद भी हमको लगा कि शायद यहाँ कहीं मस्जिद होगा यहाँ पे। तो फिर हम उसका पूरा इमेज निकाले, तब हमको समझ में आया भैया ये रनवे है, ये पूरा खाई है।
यहाँ कई किलोमीटर तक कोई एरिया नहीं है यहाँ तक। तो आखिर ये क्या हो रहा है भैया? जहां कुछ हो रहा है हर जगह कम्युनल चीजें। भैया किसान विरोध करे तो कम्युनल हो गया, स्टूडेंट फीस बढ़ने का विरोध करे कम्युनल हो गया, हम टीचर लोग रेलवे एनटीपीसी के रिजल्ट के लिए मांग कर रहे थे भैया जल्दी उसका डेट दो। खैर उसका तो डेट आ गया यहाँ पे, वरना कुछ और भी हो जाता। तो ये हमको समझ में नहीं रहा आखिर ये कौन किसान को कर रहे हैं। हालांकि गवर्नमेंट ने कहा है कि वो किसानों से बात करेंगे, मोदी जी ने भी बोला है कि हम किसानों से उनकी हर संभव बात करेंगे। हमारे कृषि मंत्री ने भी बोला है कि हम उन किसानों से बात करेंगे और इसका हम हल निकालेंगे। और हम तो ये कहते हैं भैया ये गांधी का देश है, यहाँ पे ऐसा दुनिया में कोई समस्या ही नहीं है ना कि जो बातचीत से नहीं सुलझा सके। गवर्नमेंट को भी है, गवर्नमेंट का भी कहना है, ऐसा थोड़ी है कि गवर्नमेंट भी पागल है उल्टा सीधा थोप देगी। हाँ आप भी कुछ अच्छे से समझा दीजिए, कुछ थोड़ा सा आप भी हट जाइए और कुछ ये लोग भी हट जाएंगे। और किसान कुछ गलत नहीं मांग रहे, उनका मेन मांगना क्या है? एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। कि उनका कहना है कि आलू अभी बिक रहा है 40 रुपया, जब हमारी आलू खेत से निकलेगी तो आलू हो जाएगा 10 रुपया। भैया आप कहिए ना कि हमको कितना एक फिक्स प्राइस होना चाहिए। टाइगर बिस्किट 5 रुपया का है, किसी के माई का लाल का है जो 4 रुपया में उसे खरीद सके, नहीं। लेकिन किसान का गेहूँ 20 रुपया बिकेगा कि 26 की 18, आलू 20 जाएगा कि 10 जाएगा, 5 जाएगा कि 40 जाएगा, कोई पता नहीं है। यहाँ पर इकलौता बिजनेस भारत में किसानों का है जिसमें अगर ज्यादा उत्पादन हो गया ना तो घाटा आपको लगने वाला है। और ये किसान लोग यहाँ पे, अरे माय मोदी जी भी समझ में नहीं आता। मोदी जी पता नहीं क्या दाढ़ी बढ़ा रहे हैं, हमको ही समझ में नहीं आ रहा। हमको तो डाउट इस बात पर है कि मोदी जी को बंगाल का इलेक्शन लगना है और बंगाल में जाएंगे तो रविन्द्रनाथ टैगोर की तरह लगना चाहिए। अब यही वजह, वरना ये अचानक ये दाढ़ी क्यों बनाने लगे हमको तो डाउट है, पता नहीं। बट मोदी जी टेंशन नहीं लीजिए, ये किसान ज्यादा उत्पादन थोड़ी करता है, सब मेहनत से काम करता है किसान। सब मेहनत से तो हमारे यहाँ काम किया जाता है अधिकारियों द्वारा, नेताओं द्वारा। जितना मेहनत लगन से अधिकारी और नेताओं ने काम किया और भारत को जी जान लगाकर करप्शन में एशिया में नंबर 1 बना दिया। यहाँ पर इसे कहते हैं मेहनत। करप्शन में टॉप 1 मेहनत है। बताइए तो इतना मेहनत क्या किसान कर पाएगा? क्या खेती में हम टॉप हो पाए? हम टीचर लोग, दुनिया में इतना टीचर है लोग, भारत को तो अच्छा बना ही नहीं पाए। देखिए नेताओं को, अधिकारियों को, तुरंत भारत को करप्शन में नंबर 1 बना दिया। इसे कहते हैं मेहनत। हम लोग मेहनत ही नहीं करते हैं। लोग टीचर नहीं मेहनत करता है, कोई डिपार्टमेंट मेहनत नहीं करता है। मेहनत केवल ये अधिकारी नेता करते हैं। एशिया में नंबर 1 करप्शन पे हम लोग चले गए। लोग छोटका देश मालदीव, इसका करप्शन ही नहीं है। यहाँ पर जापान में करप्शन ही नहीं है, हमारे यहाँ करप्शन पे टॉप चले गए लोग। एशिया में टॉप पे चले गए लोग। यहाँ पे हर जगह घूस दिया जाता है। आधार में नंबर सुधारना है घूस, डीएल बनवाना है घूस, कुछ भी कराना है घूस दे दो, तुरंत काम हो जाएगा। तो हम लोग टॉप पे चल रहे हैं। इससे क्या होता है कि दूसरी कंपनियां भारत में जल्दी आना नहीं चाहती। उनको पता है कि यहाँ बहुत ज्यादा करप्शन है। खैर ओवरऑल एक लंबा इंतजार खत्म हुआ। बहुत लंबा ट्विटर पे कैंपेन चलाया गया था। याद कीजिए सितंबर के शुरुआती वीक में सारे टीचर्स और स्टूडेंट्स ने मांग किया था कि रेलवे के एग्जाम डेट को क्लियर किया जाए। फाइनली उसको क्लियर कर दिया गया है। जो मिनिस्ट्रियल इनका एग्जाम था वो 15 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा। खैर इसमें तो ज्यादा वैकेंसी नहीं थी। मेन था आपका एनटीपीसी 28 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा और ये मार्च तक चलेगा। तो एनटीपीसी वालों के लिए टाइम बहुत कम है। लेकिन ज़्यादा बड़ी वैकेंसी ग्रुप डी की थी, आरआरसी ये वाली, ग्रुप डी वाली। इसका एग्जाम अप्रैल से चालू होगा, जून तक जाएगा। तो देखिए इसमें भी आप फॉर्म भरे होंगे और इसमें भी भरे होंगे। इसके लिए तो आपके पास टाइम है, इसके लिए बहुत कम टाइम बचा हुआ है। हालांकि इसके बैचेस तो बहुत पहले से स्टार्ट हो गए थे। अब इसके लिए और भी क्या क्या बनेगा बैच में वो एप्लीकेशन पे बता दिया जाएगा। और जो एडमिशन क्लोज कर दिया गया था एनटीपीसी वालों के लिए, अब उसको हम कल खोल देंगे। जितने लोग को उसमें एडमिशन लेना होगा आप 1-2 दिन में ले लीजिएगा। रीजन क्या, आप उस पर भी लोड बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये एनटीपीसी वाले के लिए समझ में आ गया। बुक्स वगैरह आप ले लिए होंगे, बुक वगैरह हर जगह इंडिया में पहुंचा दिया गया है। आप ऑनलाइन में देखेंगे तो टॉप ट्रेंडिंग पे 1 पे चला गया। थोड़ा अमेजोन और ये फ्लिपकार्ट वाले कुछ ज़्यादा ही उठा लिए थे लोग, इस वजह से बुक्स की थोड़ी शॉर्टेज आ गई थी। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।